जो लास्ट प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड या पायरुवेट, उसका जब फर्दर मेटाबॉलिज्म स्टडी किया गया लॉन्ग बैक, तो डिफरेंट वर्कर्स ने पाया कि ये जो पायरुविक एसिड जो है, जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से बनता है ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में, या फिर लैक्टेट जो बनता है पायरुविक एसिड से, लैक्टेट बनता है लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में, ये जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। सर हैंस क्रेब्स ने 1937 में इन सभी रिएक्शंस को स्टडी किया और एक साइकिल प्रपोज किया जिसमें कि पायरुविक एसिड जो है ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट, वो एक साइकिल के थ्रू एरोबिक एनिमल्स में, ऑर्गेनिजम्स में मेटाबोलाइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं और साथ में बनती है एनर्जी एटीपी की फॉर्म में। तो सर हैंस क्रेब्स के साथ खूब सारे वर्कर्स ने काम किया, लेकिन उनके नाम पे इस साइकिल का नाम दिया क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो है सिट्रिक एसिड। तो इस एसिड के नाम पे, सिट्रिक एसिड के नाम पे, इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और तीसरा, क्योंकि सिट्रिक एसिड जो है एक ट्राई कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं या TCA साइकिल भी कहते हैं। तो तीसरा नाम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल का नाम जो है वो दिया गया। तो एक ही साइकिल के तीन नाम हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए क्योंकि सिट्रिक एसिड जो है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक है, सिट्रिक एसिड इसलिए क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड जो है वो बनता है, पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो सिट्रिक एसिड है, और क्योंकि सर हैंस क्रेब्स का इस साइकिल के लिए बहुत सारी कंट्रीब्यूशन थी, इसलिए सर हैंस क्रेब्स के नाम पे इसको क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। तो जो पायरुविक एसिड जो बना वो जब क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, वो एज पायरुवेट या पायरुविक एसिड नहीं करेगा, बल्कि एसिटाइल को एंजाइम A की फॉर्म में एंटर करेगा। और ये पहला जो स्टेप है, पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा एसिटाइल को एंजाइम A में। तो पहला स्टेप जो है कन्वर्शन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A। अब ये होता कैसे है? पायरुविक एसिड जो है ये एंजाइम पायरुविक ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में, और ये एंजाइम जो है इसके साथ 5 कोफैक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और वो कोफैक्टर्स हैं थायमीन पायरोफॉस्फेट TPP, दूसरा है मैग्नीशियम आयंस, तीसरा जो है वो है लाइपोइक एसिड, और ये जो लाइपोइक एसिड है वो ऑक्सीडाइज्ड है, चौथा जो है वो है NAD, ये भी ऑक्सीडाइज्ड है, और जो पांचवा है वो है कोएंजाइम A। तो ये 5 कोफैक्टर जो हैं पायरुविक ऑक्सीडेज एंजाइम है, तो इसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी पायरुविक एसिड की। डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो वो निकल जाएगी, तो प्रोडक्ट बनेगा इसका CH3COOH।
एस ए एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। अब जितना आसान ये रिएक्शन लग रहा है उतना आसान ये है नहीं। तो इसमें जो रिएक्शन जो है वो है कि जो ये टीपीपी है, ये टीपीपी पायरुवेट कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाएगा। तो इसमें टीपीपी मैग्नीशियम आयन पायरुविक ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स जो है वो, और पायरुवेट जो है या पायरुविक एसिड है वो एक टीपीपी पायरुवेट कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाएगा। इसके बाद ये जो टीपीपी पायरुवेट कॉम्प्लेक्स है, इसमें सबसे पहले डी कार्बोक्सिलेशन होगी। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाएगी और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो टीपीपी और इसके साथ CH3। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये बना एसिटल टीपीपी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद ये जो एसिटल टीपीपी कॉम्प्लेक्स है, ये ऑक्सीडाइज्ड लाइपोइक एसिड के साथ कंबाइन करेगा और एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उसके साथ साथ ये जो टीपीपी है थायमीन पायरोफॉस्फेट, ये रिमूव हो जाएगा कॉम्प्लेक्स से, और लाइपोइक एसिड जो ऑक्सीडाइज है वो इसके साथ एसिटल के साथ अटैच करके टीपीपी को फ्री कर देगा और वो डिटैच होके अलग हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास। और जो ये कॉम्प्लेक्स लाइपोइक एसिड है ये ऐसे बन जाएगा। लाइपोइक एसिड जो है उसको, क्योंकि इसमें डाइसल्फाइड है, तो ऑक्सीडाइज्ड लाइपोइक एसिड के ये बन गया एसिटल लाइपोइक एसिड कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद जो अगला रिएक्शन होगा, ये जो एसिटल लाइपोइक एसिड कॉम्प्लेक्स जो है, ये NAD जो है ये कोएंजाइम A के साथ कंबाइन करेगा। जो एसिटल लाइपोइक एसिड कॉम्प्लेक्स है ये कोएंजाइम A के साथ कंबाइन करेगा, और इससे क्या होगा कि ये जो CH3CO ग्रुप है ये बन गया CH3COSCOA एसिटाइल कोएंजाइम A, और हमारे पास जो लाइपोइक एसिड जो है वो रिलीज़ होगा, और ये रिलीज़ जब होगा तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा। तो ये क्योंकि पहले एक S के साथ H था, अब दूसरे के साथ भी ये वाला लग गया, तो ये रिड्यूस्ड लाइपोइक एसिड जो है वो रिलीज हो गया। एसिटाइल कोएंजाइम A की फॉर्मेशन तो हो गई। अब हमारे पास ये लाइपोइक एसिड जो है वो रिड्यूस्ड है, ये NAD के साथ कंबाइन करेगा, पांचवा कोफैक्टर है ये, और इससे क्या होगा, ये जो दो हाइड्रोजन जो हैं ये NAD को रिड्यूस करेंगी, तो ये बन जाएगा NADH प्लस H प्लस प्रोटॉन, और साथ में ये हमारे पास डाइसल्फाइड वाला लाइपोइक एसिड आ गया। अब ये लाइपोइक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड है और फर्दर रिएक्शन के लिए अवेलेबल है। तो इस प्रकार से पहला जो रिएक्शन है पायरुविक एसिड से हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है, ये जो लास्ट प्रोडक्ट है क्रेब्स साइकिल का, वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है ये लास्ट प्रोडक्ट है क्रेब्स साइकिल का, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड।
अब जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो इसके साथ कंबाइन करेगा, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है, और जो एंजाइम है साइट्रेट सिंथेज या कंडेंसिंग एंजाइम, और इन दोनों के मिलने से बनेगा सिट्रिक एसिड। तो ये बन गया साइट्रिक एसिड। अब और साथ में कोएंजाइम ए जो है वो रिलीज हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए इसको हम लिख सकते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये COCOOH और CH2COOH। अब जब इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो ये तो बन गया हमारे पास कोएंजाइम ए COASH, और हमारे पास ये बचा OH, तो ये OH यहाँ लगेगा तो ये बन जाएगा CH2COOH। उसके बाद ये COCOH है और ये H यहाँ आएगा तो ये बन गया COH COOH, और ये तीसरा CH2COOH। तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ और हमारे पास ये बन गया सिट्रिक एसिड, और क्योंकि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, और उसी के नाम पे इसको हमने साइकिल का नाम दिया है। अब ये जो सिट्रिक एसिड बना इसकी आइसोमराइजेशन होगी अगले स्टेप में, और ये कन्वर्ट होगा, सिट्रिक एसिड जो है वो आइसोमराइजेशन के कारण कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रिक एसिड में। और आइसोमराइजेशन में हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वही रहता है, सिर्फ ग्रुप्स की रीअरेंजमेंट होती है। अब जब ये ग्रुप्स की रीअरेंजमेंट होगी तो ये जो OH है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो जो सिट्रिक एसिड है वो कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रिक एसिड में, आइसोसिट्रिक एसिड बन गया ये। तो ये बन गया आइसोसिट्रिक एसिड। तो रीअरेंजमेंट हुई क्योंकि आइसोमराइजेशन हो रही है इसकी, तो ये OH जो है वो इस कार्बन पे आ गया तो ये बन गया COH, और एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आ गई तो ये CH COH हो गया, और ये CH और OH और COH बन गया, ये है आइसोसिट्रिक एसिड। अब ये जो आइसोमराइजेशन हुई ये 2 स्टेप्स में होती है। सिट्रिक एसिड की आइसोमराइजेशन जब होगी, आइसोसिट्रिक एसिड में जब ये कन्वर्ट होगा तो ये 2 स्टेप्स में होता है, और उसके लिए ये जो आइसोमराइजेशन हुई एंजाइम जो है वो है एकोनाइटेज, और एकोनाइटेज जो है वो फेरस आयन जो हैं हों तो इसकी एक्टिविटी जो है वो इनहिबिट हो जाती है, या वो एक्ट नहीं कर सकता अपने सबस्ट्रेट पे। तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए की कंडेंसेशन से बना सिट्रिक एसिड। अब ये जो सिट्रिक एसिड है इसकी आइसोमराइजेशन होगी आइसोसिट्रिक एसिड में। तो आइसोमराइजेशन जो है वो एंजाइम एकोनाइटेज और कोफैक्टर जो होगा वो फेरस आयंस हैं, और इनकी प्रेजेंस में ये आइसोमराइज होगा और बनेगा आइसोसिट्रिक एसिड। और आइसोमराइजेशन में जैसा आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है
वो सेम रहेगा, लेकिन जो मॉलिक्यूल है उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगी। एक ग्रुप एक पर्टिकुलर कार्बन से शिफ्ट होके दूसरे कार्बन पे चला जाएगा। तो ये वाला जो OH ग्रुप है वो यहाँ आ जाएगा, और जब ये यहाँ आएगा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, तो ये रह गया और यहाँ से ये H यहाँ जाएगा और ये OH जो है वो यहाँ आएगा। तो ये H यहाँ आ गया और OH जो है वो अल्फा कार्बन पे शिफ्ट कर गया। तो ये बन गया हमारे पास आइसोसिट्रिक एसिड। अब ये जो सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड जो है आइसोमराइजेशन हुई, ये 2 स्टेप्स में होती है। होगा क्या कि पहले स्टेप में ये जो सिट्रिक एसिड है ये एक मॉलिक्यूल वाटर का लूज़ करेगा, एंजाइम वही एक्टिनाइडेज, और जब ये वाटर मॉलिक्यूल लूज़ करेगा तो ये H और OH, तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और हमारे पास जो आया वो आया CH2COOH, CCOOH, डबल बॉन्ड CH और ये COOH। इसको हम कहते हैं सिस एकोनिटिक एसिड। अब ये सिस एकोनिटिक एसिड दूसरे स्टेप में वही फेरस आयंस की प्रेजेंस में एंजाइम एक्टिनाइडेज, और ये कन्वर्ट हो गया, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल जो है ऐड हो गया। और ऐड कैसे हुआ कि ये OH जो है वो यहाँ पे आएगा, तो ये OH जो है वो इस पे ऐड हुआ, कि पहले वाला वैसे ही रहेगा, तो इस वाले पे ये OH ऐड हो गया, तो ये बन गया CHOH COOH, और ये जो H है वो ऐड हुआ इस पे, तो ये, और ये बन गया हमारे पास आइसोसिट्रिक एसिड। तो पहला स्टेप ये हुआ और दूसरा स्टेप जो है वो ये हो गया। अब ये जो आइसोसिट्रिक एसिड बना, इसकी डिहाइड्रोजिनेशन होगी। एंजाइम जो है वो है आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। कोएंजाइम जो है वो NAD है, और ये NAD जो है ऑक्सीडाइज्ड, ये रिड्यूस्ड होके बनाएगा NADH और H+। और ये जो हाइड्रोजन्स हैं कौन कौन सी जाएंगी, एक तो ये वाली जाएगी और एक ये जाएगी, तो ये NADH और H बन गया। अब हमारे पास ये आया CH2COOH। अब ये जो बना ये है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। अब ये जो ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड है, कुछ लोगों के हिसाब से ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, और ये जो आइसोसिट्रिक एसिड है उसका ये पहला स्टेप है जिसमें कि डिहाइड्रोजनेशन हुई, और दूसरा स्टेप जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन का है। तो इसको हम कहते हैं कि आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज जो है वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करता है। तो जब ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो तो भी ऑक्सीडेशन हो सकती है, लेकिन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ऐड हुई तब भी ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन निकल गई तब भी
ऑक्सीडेशन हुई, तो इसमें हमने पहले ऑक्सीडेशन कर ली, तो ये बना ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। और अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जब निकल जाएगी, डीकार्बोक्सिलेशन जब होगी, एंजाइम वही रहा, तो ये बन गया हमारे पास CH2COOH, एक ये हाइड्रोजन और एक ये, और कीटोनिक ग्रुप, और ये। अब क्योंकि ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम होगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, कीटो ग्लूटारिक एसिड। अब ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है, जो कि आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के एक्शन के कारण बना है, ये पायरुविक एसिड से मिलता जुलता है। पायरुविक एसिड में था CH3COCOH। पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ था, वैसे ही अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो है वो कोएंजाइम वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो एंजाइम होगा वो होगा अल्फा, वो था पायरुविक ऑक्सीडेज, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेज था, वैसे ही ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड ऑक्सीडेज। इस ऑक्सीडेज में 5 जो कोफैक्टर थे वो सभी के सभी यहाँ होंगे, और वो कौन कौन से थे? थायामीन पायरोफॉस्फेट, दूसरा था मैग्नीशियम आयंस, तीसरा था ऑक्सीडाइज्ड लाइपोइक एसिड, चौथा था कोएंजाइम ए, और पांचवा था NAD ऑक्सीडाइज्ड। तो उसमें पायरुविक ऑक्सीडेज में पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था, वैसे ही कोएंजाइम ए जो है वो इसके साथ अटैच होगा, और जब ये इसके साथ अटैच होगा तो ये बन जाएगा CH2COOH। ये जो प्रोडक्ट बना ये है सक्सिनिल कोएंजाइम ए। तो इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, डीकार्बोक्सिलेशन वाला है ये वाली, और ये ऐड हो गया यहाँ पर एक H, और एक H जो है वो इसको रिड्यूस कर देंगे, और फिर लाइपोइक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पहले रिड्यूस्ड है फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए बना, उसके बाद सक्सिनिल थायोकाइनेज एंजाइम जो है, सक्सिनिल थायो मीन्स सल्फर और काइनेज। अब ये जो सक्सिनिल थायोकाइनेज है, ये कोएंजाइम ए वाली जो मोइटी है पार्ट है उसको रिमूव कर देगा। एक तो कोएंजाइम ए जो है वो रिमूव हो गया, दूसरे जो ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट GDP जो है वो फॉस्फेट की प्रेजेंस में GTP में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे ADP नहीं है, यहाँ पे GDP है, जो कि फॉस्फेट के साथ मिलके GTP बना देगी। क्योंकि जब ये GDP प्लस फॉस्फेट GTP बनेगी तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, और जब वो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये H जो है वो इसके साथ मिलके ये बना देगा COASH, और ये OH जो है वो इसके साथ अटैच हुआ तो हमारे पास ये बन गया CH2COOH और CH2COOH। तो ये प्रोडक्ट जो है वो सक्सिनिक एसिड बन गया। GDP जो है ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट पे GTP में कन्वर्ट हो गया।
अब ये जो GTP बनी, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट बनी, ये ADP के साथ कंबाइन करेगी और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ADP पे ट्रांसफ़र करेगी, खुद तो बन जाएगा GDP और हमारे पास ATP जो है एनर्जी जो है वो। अब ये रिएक्शन GTP प्लस ADP जो है ये GDP प्लस ATP में होगा। इसमें जो फ्री एनर्जी जो है वो दोनों की बराबर है। फ्री एनर्जी जो अवेलेबल है, क्योंकि दोनों की बराबर है, इसलिए ये रिएक्शन GTP और ADP का ये रिवर्सिबल होगा। फ्री एनर्जी जो है वो बराबर है, इसलिए ये रिवर्सिबल होगा। अब जो सक्सिनिल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड बना, इसकी डिहाइड्रोजिनेशन होगी और डिहाइड्रोजिनेशन होगी तो एंजाइम का नाम है सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज और कॉमनली इसको SDH कहते हैं। अब इसमें ये जो एंजाइम है, इसमें जो बाकी रिएक्शन हमने देखे, जो हाइड्रोजन ले रहा है वो NAD है, NAD प्लस NADH और H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें फ्लेविन जो है वो एक्सेप्टर होगी, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसको कि हम FAD और ये एंजाइम के साथ बाउंड है, तो ये FAD एंजाइम और ये कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 और एंजाइम के साथ FAD इंटू FADH2 ये भी लिख सकते हैं, FAD एंजाइम FADH2 एंजाइम ये भी लिख सकते हैं। अब ये शो कर रहा है कि एंजाइम जो है वो FAD के साथ, तो ये दो हाइड्रोजन जो हैं, एक ये और एक ये रिमूव होगी, FAD जो है एक्सेप्ट करेगी, तो हमारे पास ये बना CCH COOH CH और COOH और ये डबल बॉन्ड, ये बना फ्यूमेरिक एसिड। ट्रांस आइसोमर है। अब फ्यूमेरिक एसिड जो है इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, एंजाइम जो है वो है फ्यूमारेज, और ये जो वाटर ऐड होगा इसमें OH जो है वो यहाँ ऐड होगा और H जो है यहाँ पर ऐड होगा, तो बनेगा ये COH, ये H और OH यहाँ पे ऐड हुआ, CHOH बन गया, और ये है CH, ये ऐड हो गया, और ये COOH है, ये बन गया मैलिक एसिड। जो लास्ट रिएक्शन जो है वो है मैलिक एसिड जो है उसकी डिहाइड्रोजिनेशन होगी, और डिहाइड्रोजिनेशन वही NAD वाली होगी, और ये बन जाएगा NADH और H प्लस। एंजाइम का नाम है मैलिक डिहाइड्रोजिनेज, और इसमें क्या होगा कि ये दो हाइड्रोजन जो हैं, एक ये और एक ये निकल जाएगी, और हमारे पास बचेगा COOH CO CH2 और COOH, ये बन गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड।
और ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलेगा और बनाएगा सिट्रिक एसिड। कंडेंसिंग एंजाइम साइट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में तो सिट्रिक एसिड बनेगा और फिर ये साइकिल जो है वो दोबारा ऑपरेट करना शुरू करेगा। अब हम इस साइकिल को समराइज करते हैं। पहले ये जो लास्ट बना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और फिर बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम से सिट्रिक एसिड और इसमें ऐड होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि पाइरुवेट एसिड से या पाइरुवेट से बना था। सिट्रिक एसिड जो है ये आइसोमराइज होगा और आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होगा। आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज से बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड और अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से फिर बनेगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए। सक्सिनिल कोएंजाइम ए से जीटीपी बनेगी और जीडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जीटीपी बनेगी। जीटीपी एडीपी के साथ कंबाइन करके एटीपी बना देगी और प्रोडक्ट बनेगा सक्सिनिक एसिड जिसकी डिहाइड्रोजनेशन होगी और ये बनेगा फ्यूमेरिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में फ्यूमारेज की प्रेजेंस में एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा और वो बन जाएगा मैलिक एसिड और मैलिक एसिड की डिहाइड्रोजनेशन होगी और ये बन जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये साइकिल जो है वो कंप्लीट हुआ। अब क्योंकि ये सिट्रिक एसिड है इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं या फिर कहते हैं क्योंकि सिट्रिक एसिड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसको कहते हैं हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और तीसरा सर हैंस क्रेब्स के नाम पे इसको हम कहेंगे क्रेब्स साइकिल। बहुत सारे लोग जब क्रैब साइकिल लिखते हैं तो वो क्रैब के साथ एपोस्ट्रोफी एस लिखते हैं क्रैब का, जबकि सर हैंस क्रेब्स का नाम जो था वो क्रैब्स था, क्रैब नहीं, KREBS। इसलिए एपोस्ट्रोफी नहीं लगाना, KREBS ही लिखा जाएगा क्योंकि उसका नाम ही क्रैब्स था। एस उसका एडिशनल नहीं है, उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो सर हैंस क्रैब्स के नाम पे ये क्रैब साइकिल बना। जब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए से सिट्रिक एसिड बना था तो एक तो उस एंजाइम को कहा गया था कंडेंसिंग एंजाइम और दूसरा कहा गया था सिट्रिक एसिड सिंथेज। एक और एंजाइम है उसको हम कहते हैं सिंथेटेज। सिंथेज और सिंथेटेज, इसमें सिंथेज और सिंथेटेज इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जहाँ पे सिंथेटेज लिखा जाएगा इसका मतलब है वहाँ पर एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही है। कोई भी सिंथेसिस जब हो रही है उसमें एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं हम सिंथेटेज। एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही है। और जब हम इस सिट्रिक एसिड की सिंथेसिस की बात करें तो उसमें क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए ये सिट्रिक एसिड बनाएगा। सिंथेसिस तो सिट्रिक एसिड की हुई
इसलिए सिट्रिक एसिड या साइट्रेट सिंथेज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं हुई, सिंपली कंडेंसेशन हुई दो मॉलिक्यूल्स की और सिट्रिक एसिड जो है वो सिंथेसाइज हुआ, इसलिए उसको हम कहते हैं सिंथेज। और जहाँ पे एटीपी यूज़ होगी उसको हम कहेंगे सिंथेटेज। इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, ग्लाइकोलिसिस से लेके क्रेब्स साइकिल के फिनिशिंग तक, इसमें एनर्जी या तो यूज़ हो रही है या फिर सिंथेसाइज हो रही है। एटीपी यूज़ हो रही है या एटीपी बन रही है। इसको कहते हैं हम एनर्जेटिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म या एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। जब ग्लाइकोलिसिस डील करेंगे और क्रेब्स साइकिल की तो क्रेब्स साइकिल की। तो अगली बार हम एनर्जेटिक्स की बात करेंगे कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है और कितनी एनर्जी कौन से स्टेप पे बन रही है।